सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी आधारित कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम टू द पॉइंट्स नोट्स की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 2 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप विज़िट कर सकते हैं। कहीं भी आपका जो एग्ज़ाम है जीके जीएस का आ रहा है, चाहे वो 20 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का हो, कितने ही नंबर का आ रहा हो, ठीक है, उसका जो बेस है, आधार है किसी भी एग्ज़ाम का, एनसीईआरटी रहता ही रहता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बेस जो है हमें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा डाटा जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको, ज़रूर पढ़िए और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, ज्ञान को बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, समय के अनुसार जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है उसके मुताबिक, है ना। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का, ठीक है, एमटीएस एग्ज़ाम हो, सीपीओ का हो, एसआई का हो, ठीक है, जीडी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो कोई, ठीक है, DSSB का एग्ज़ाम हो, केवीएस का हो, ठीक है, या EMRS का हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसकी वैकेंसीज अभी निकली भी हुई हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके जीएस आपका पूछा जा रहा है, वहाँ ये सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये हुई, यदि आप सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि आपने एसएसटी लिया हुआ है तो एसएसटी आप देखेंगे उसमें 60 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का। ठीक है, उसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है ना, और टू द पॉइंट चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो ये जो सीरीज़ चला जा रही है ये उसमें रामायण सिद्ध होगी, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, और हूबहू हो ना हो आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो समय को ना गवाते हुए सीधा टू द पॉइंट हम अपनी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। पाठ 3 भूगोल हमारी बदलती पृथ्वी, कक्षा 7। ठीक है, चलिए प्रारंभ करेंगे। ये हमारा चैप्टर पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी देख लेते हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चलिए, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। आपको पता है हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से जो आपकी स्थलमंडलीय प्लेटें हैं वो भी घूमती रहती हैं, जिस पर कि आपके पूरे महाद्वीप और महासागर आपके टिके हुए हैं। ठीक है, चलिए, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, किस रूप में? वृत्तीय रूप में। क्वेश्चन अगर बनता है कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है पिघला हुआ, वो किस रूप में घूमता है, तो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक, पहली चीज़। आगे देखेंगे, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। बिल्कुल होगा। चलिए आगे देखेंगे। जी हाँ, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने विभाजित किया है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, यानी अंतर्गत पृथ्वी के अंदर, ठीक है, घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनिक बल अर्थात अंग्रेजी में बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल अर्थात एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, 2 बलों में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, फोर्सेस को, पृथ्वी पर लगने वाले बल को। ठीक, जो अंदर उत्पन्न हुए पृथ्वी के वो अंतर्जनित, और जो सतह पर उत्पन्न हुए वो बहिर्जनित। ठीक है, और दोनों का इंग्लिश वर्जन भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, आगे कह रहा है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ठीक है, जो आपके भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी है, वो पृथ्वी की इन्हीं गतियों के कारण तो होते हैं, इन्हीं गति के कारण तो आते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको अच्छे से बांट करके बताया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि यही चार्ट आपको एग्ज़ाम में याद रखना है ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहें, है ना। एक माइंड मैप बना लेते हैं ना पिक्चर के फॉर्म में, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर से याद रहती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है जी, चलिए, तो पृथ्वी की गतियों को देखिए मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला अंतर्जनित बल जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, और दूसरा बहिर्जनित बल। ठीक है, क्लियर है जी। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक, इंग्लिश में अगर बात करें तो। ठीक, अंतर्जनित बल को भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है फिर से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आकस्मिक बल। ठीक है, ये अंतर्जनित बल की बात कर रहे हैं हम, दो भागों में विभाजित है ये भी। पहला है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल निरूपण बल। पटल विरूपण बल है। पटल विरूपण बल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो आकस्मिक बल है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं आपके भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ठीक है, वो पृथ्वी की अंतर्जनित बल के कारण ही आते हैं। ठीक है, अंतर्जनित बल में भी कौन सा बल? आकस्मिक बल, जो अचानक से लगता है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ठीक है, और अंतर्जनित का ही दूसरा भाग क्या है? पटल विरूपण बल। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, ऐसे बल जो पर्वतों का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो बल, वो फोर्सेस आपकी पटल विरूपण बल में आते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात अंतर्जनित बल की। अब बात करते हैं बहिर्जनित बल की। ठीक है, जो कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत है आपका अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, जैसे नदी, ठीक है, और उसका बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। ठीक है, हिमनद यानी बर्फ़ की नदियाँ, ये पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी? अपर्दन और निक्षेपण की। अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली वीडियोस, तो ज़रूर जाके देखिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, या हम केवल टू द पॉइंट चीज़ें ही लेके चलेंगे। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, इसी पेज पर ना एक छोटा सा फैक्ट और है। हाँ, ये रहा, स्थलमंडलीय प्लेट। ठीक है, क्या होती हैं ये देखिए, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया इसको, फिर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो भूपटपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें जो हैं वो टिकी हैं। वो हैं आपकी स्थलमंडलीय प्लेट। ठीक है जी, ध्यान रहेगा, ईजी है, टू द पॉइंट है। आगे चलेंगे। अब देखिए, ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में? ज्वालामुखी की एक तरीके से परिभाषा दी गई है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक, पहले इसको परिभाषा को देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। ज्वालामुखी, जिसमें सेकंड, ओके। ज्वालामुखी भूपरपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हुई आपकी ज्वालामुखी की परिभाषा। अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, इस ज्वालामुखी के चित्र को बड़े ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए, अगर ज्वालामुखी की स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो सबसे ऊपरी भाग जो खुला होता है ना, वो उसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। इंग्लिश में भी यही वर्ड होता है, हिंदी में भी इसको क्रेटर ही बोलते हैं, क्रेटर ही बोल रहा है। ठीक है, और इसी के अंदर से ही आपकी गैसें एवं राखें निकलती हैं, जो निकलती हुई दिखा रखी हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो मेन वर्ड याद रखना है आपको, क्रेटर। ठीक है, जो खुला भाग होता है ज्वालामुखी का, उसे कहते हैं। ठीक, उसके नीचे आएंगे हल्का सा आप, तो ये निकास है, इसको वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट। ठीक, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इधर से लावा निकल रहा है बाहर, अंदर से गर्म होकर पिघल करके यहाँ से लावा निकल रहा है। ठीक है, तो ये लावा हो गया। ये हमारी पृथ्वी की परपटी है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत जिसको हम पढ़ के आए हैं, और सबसे पतली परत है ये। ठीक, और उसके नीचे आता है मेंटल। ठीक, ये मेंटल है, और इसके नीचे आएगा आपका क्रोड। ये हम सब पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, अगर आप नहीं देखिए तो ज़रूर जाके देखिए उसको। ठीक है, यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका क्रेटर का बनेगा। ठीक है, ज्वालामुखी का जो खुला हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। ये ज्वालामुखी का हुआ। अच्छा, यहाँ पे ना एक, यहाँ पे एंडो और एक्सो, जो अंत और बाह्य हमने किया है, अंतर्जनित और बाह्यजनित बल, उसकी उत्पत्ति दी हुई है उन्होंने। हल्का सा देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता बन जाए क्वेश्चन यहाँ से, है ना। एंडो यानी अंतः यानी आंतरिक। ठीक, और एक्सो यानी बाह्य। ठीक है, और प्लस इसमें जैनिक शब्द जोड़ दिया है। ठीक है, इसी से उत्पत्ति हुई है, एंडो से, और जैनिक एंडोजैनिक बन गया। ठीक है, यानी आंतरिक बल। ठीक है, और एक्सोजैनिक यानी एक्सोजैनिक यानी सतह पर उठने वाला बल। ठीक है, बाह्य बल। ठीक है जी, चले, छोटा सा फैक्ट था, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे। चले देखेंगे। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति के कारण
गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। चलिए, ये तो हुई भूकंप की परिभाषा। आगे देखिए, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ कंपन आरंभ होता है यानी उद्गम केंद्र। ठीक, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ और भू सतह पर यानी सतह पर उसका जो निकटतम स्थान होगा ना, उसको हम कहेंगे अधिकेंद्र। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ वो उद्गम केंद्र, और सतह पर उसका निकटतम स्थान अधिकेंद्र। ठीक है जी। ठीक, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे वो अधिकेंद्र से दूरी बढ़ेगी उसकी, तो उसका जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है आपको, एक उद्गम केंद्र और एक अधिकेंद्र। इसको हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर अच्छे से इन्होंने पिक्चर में समझा रखा, चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आपको अभी पता चला है कि जो भूकंप है वो स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने के कारण उत्पन्न होता है, और स्थलमंडलीय प्लेटें जो है वो नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, परपटी है ऊपर, फिर मेंटल है, मेंटल के नीचे जो प्लेट्स हैं उसके कारण होती है। अब ये देखिए, ये तो ऊपरी सतह है आपकी। ठीक है, ऊपरी सतह है ना। ठीक, इतना तो समझ रहे होंगे आप, मुझे आशा है। ठीक है, तो ये परपटी का भाग है ना। चलिए, लेकिन जो भूकंप उत्पन्न होता है वो तो अंदर उत्पन्न होगा ना, पृथ्वी के अंदर। ठीक है, जो केंद्र होगा, ये देखिए यहाँ पर ये केंद्र प्रॉपर्टी के नीचे है, काफ़ी नीचे आकर के। ठीक, मेंटल को भी क्रॉस कर गया है शायद ये, या फिर मेंटल में ही है, मेंटल में ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इसको बोलेंगे आप उद्गम केंद्र। ठीक है, क्या है ये? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या है? वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ देखिए अधिकेंद्र कहाँ होगा। यहीं पे आप ऊपर आएंगे, ये देखिए ऊपर आ रहे हैं आप, सतह पे आ गए। सतह पर सबसे नज़दीक क्या है? ये पॉइंट है सतह पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र। इसी चीज़ को भी वहाँ डेफिनेशन में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, आशा है अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, वहाँ पर एक चीज़ और बताई गई थी कि जो भूकंपी तरंगे हैं ना, वो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, आशा है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखेंगे। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, भूकंपीय तरंगे जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट कि भूकंपीय तरंगे जो हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। आपका उत्तर होगा 3 प्रकार की। ठीक है जी। चलिए, कौन कौन सी? PSL। क्या? PSL, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिए, PSL। ठीक है, PSL यानी P से P तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक, और दूसरा है S तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरा है L तरंगे अर्थात पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, इन तीनों तरंगों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने MCQ सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, ठीक है, MCQ सीरीज़ जो कि प्रोवाइड की जाती है हर बुक के कंप्लीट होने के बाद, क्लास 6 का जैसे हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, उसके पश्चात हमने उसी बुक पर आधारित NCERT बेस्ड ही कुछ MCQ सीरीज़ बनाई हैं। ठीक है, जो कि पूरे चैप्टर से संबंधित है, वो ज़रूर जाके देखिएगा, उससे आपकी बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाने वाली है। ठीक है, और वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, और जो अभी हम कर रहे हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी है ना, इसका भी जब पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके समक्ष इसकी भी MCQ सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जो कि पूरी की पूरी NCERT बेस्ड ही होगी, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। चलिए आगे चलेंगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही, जनरल फैक्ट है। आगे चलेंगे। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आ जाना। ठीक है, ये सारे भूकंप के संकेत देते हैं। ठीक है, चलिए, ये स्थानीय लोग भाई जो जंगल में या जंगल के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ उनको पता चल जाता है भाई भूकंप आ रहा है या कोई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए इधर देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ देखिए, भूकंप का एक उदाहरण दिया गया है।
ठीक है, ये रियल बेस्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं इसको। देखिए, भुज में भूकंप के झटके, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है एक्चुअली, है ना। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ठीक है, भुज कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात के भुज इलाके में सन 2001 और 26 जनवरी, जिस समय देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय ये भूकंप आता है। ठीक है, और बहुत नुकसान होता है उस समय। ठीक है जी। यहाँ देखिए, स्कूल जो है सर्वाधिक प्रभावित, है ना। 3 भुज में निराशाजनक राहत। ठीक है, भुज की तबाही, मुख्यमंत्री केंद्र से अपील, मतलब काफ़ी है शहर में आग। ठीक है, तो इस हिसाब से न्यूज़ देखने को मिल जाती है हमें आए दिन, है ना। तो इससे देखिए, भविष्यवाणी तो संभव मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सटीक बैठता है, लेकिन जब भूकंप आता है तो उससे बचने के जो उपाय हैं वो हम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, और करने भी चाहिए। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, आपको ये डेट याद रखनी है जो मैंने बताई है। ठीक है, ये देखिए, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग किस प्रकार से ढह रही है ना। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट दिया गया है, ये पता होना चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। क्वेश्चन बनेगा, भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसका क्या नाम है? भूकंप लेखी है। ठीक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगर क्वेश्चन बनता है भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तो आपका उत्तर होगा रिक्टर स्केल। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। 2 होगी या तो 2 से कम होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? ना के बराबर। चलिए आगे चलेंगे। अब हम ये एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, इसी में ही थोड़ी सी चीज़ें और हैं। ठीक है, देख लेते हैं। आगे कह रहा है, जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है अगर 5 होती है तो। ठीक, आगे देखिए, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 2.0 की तीव्रता वाले भूकंप पर, ठीक है, भूकंप का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, या तो 5.0 या तो 6.0। तो आपको ये ध्यान में रखना है जो भी मैंने डाटा बताया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। पिछले पेज से शायद ओके सारा डाटा ले चुके हैं हम। ओके ठीक है, अगले पेज पे चलेंगे। चलिए देखेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। कौन कौन सी मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं? अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ठीक है, पर जल, पवन एवं हिम। एक सेकंड, चलिए इस लाइन को दोबारा देख लेते हैं, लाइन आगे पीछे होगी कोई बात नहीं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैल क्या होता है पिछले चैप्टर में अच्छे से बताया गया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अर्थात नुकसान को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित यानी इकट्ठा कर देते हैं। ठीक, अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, टूटना, फिर इकट्ठा लुढ़क करके फिर इकट्ठा एक दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, उससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, जनरल फैक्ट है। आगे चलेंगे। आगे देखिए, नदी के कार्य। नदी के कार्य में क्या है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जलप्रपात। जलप्रपात होता है आपका वाटरफॉल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक, चलिए वाटरफॉल का एक उदाहरण देखिए, यहाँ दिया गया है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए, कठोर शैल ये है। ठीक,
जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, ये देख सकते हैं। जब जल लगातार पड़ता रहता है ना मिट्टी पर भी, ठीक है, या पत्थर भी पड़ेगा ना तो धीरे धीरे वो काट डालता है वो, ठीक है। निरंतरता सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप मेहनत भी निरंतर करते रहिए, चाहे 0.1 कीजिए लेकिन निरंतर कीजिए, लगातार कीजिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, मान लीजिए एक दिन आपने भाई 5 घंटे पढ़ाई कर ली, ठीक है, एक दिन आपने मान लीजिए 6 घंटे पढ़ाई कर ली, है ना, और आप सोचते हैं भाई ज़्यादा पढ़ लिया जाए इकट्ठा, ठीक है। और एक दिन आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं भाई अगले दिन छोड़ दो यार, इसको स्किप कर दो, है ना, इतने घंटे तो पढ़ाई कर ली, अगले दिन फिर हम 5 घंटे कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन क्या होता है, आप ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाते हैं, मात्र 1 घंटे पढ़ पाते हैं, है ना। फिर अगले दिन क्या होता है, फिर आपसे स्किप हो जाता है, ठीक है। तो निरंतरता बनी रहे, बेशक से आप आधे घंटे डेली पढ़िए, ठीक है। निरंतरता बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। पत्थर को भी जो पानी है वो काट देता है निरंतरता के कारण, ठीक है। तो वही चीज़ सभी चीज़ों पर लागू होती है, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, जलप्रपात के बारे में, वाटरफॉल के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये ज़रूरी है जानना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है, बिल्कुल सही। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसको अंग्रेजी में एंजल वाटरफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजल वाटरफॉल, ठीक है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है पूरे विश्व का। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में भी कहाँ पर, वेनेजुएला में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। मैंने यहाँ पे अमेज़न रिवर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी नदी भी बहती है, ठीक है, साउथ अमेरिका में ही, ठीक। इसलिए मैंने कहा भाई दोनों चीज़ें एक साथ याद हो सकती हैं तो कर ली जाएँ, ठीक है जी। सबसे बड़ी नदी और सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात वाटरफॉल, ठीक। आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, देखिए इसको यहाँ कर देते हैं, ओके। अन्य जलप्रपात हैं उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल या नायग्रा वाटरफॉल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नायग्रा या नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है। ये है कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है। और एक कहाँ पर है, एक है अफ्रीका के जाम्बिया में, ठीक है, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया वाटरफॉल, ठीक है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे की टीम भी है, क्रिकेट टीम, अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो, ठीक है। तो जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित कौन सा वाटरफॉल है, विक्टोरिया वाटरफॉल। तो हमने क्या क्या पढ़े, हमने 3 वाटरफॉल पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एंजल, कहाँ पर है, वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है नायग्रा या नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है, नियाग्रा या नायग्रा बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपका है, आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सीमा पर स्थित है, ठीक है जी। और तीसरा हमने क्या पढ़ा है, विक्टोरिया। विक्टोरिया कहाँ पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, अफ्रीका में, ठीक है। तीनों ही याद रखने इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एंजल, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम। जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ठीक है जी। आगे चलेंगे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, बिल्कुल सही। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को, इन्हीं बड़े, हाँ बिल्कुल सही है, मोड़ो ही है, मेरे को लगा मोड़े लिखा है क्या, ठीक है। मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प। विसर्प क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सांप जैसे ऐसे हो जाती है, ठीक है। अभी पिक्चर के माध्यम से ही मैं आपको दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को, ठीक है, क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। अभी चित्र के माध्यम से मैं समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये विसर्प जा रहा है, ठीक है। समय के साथ साथ क्या होता है, अपर्दन होने लगता है और ये थोड़ा पार्ट इधर से कट जाता है,
ठीक है, और यहीं से ही फिर अलग झील सी बन जाती है, तो वो चाप झील हो गई अलग से। ठीक है, अभी पिक्चर के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ठीक है जी, इतना समझ में आया? आगे चलें, चलिए आगे चलेंगे। अभी मैं पिक्चर के माध्यम से भी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, विसर्प आ रहा है, चाप झील आ रहा है, क्या होता है ना। चलिए बताएंगे अभी। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ठीक है, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र द्वारा पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है ना। यहाँ से देख लेते हैं, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है समुद्र की ओर, तो वो धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका। ठीक है, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है और यहाँ पे समुद्र है, ये पूरा पार्ट मान लीजिए समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने से पहले ना नदी ना कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और ऐसे गिरती है महासागर में। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये वितरिका हैं। ठीक है जी, चलिए आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा पता है आपको? किस स्टेट में पड़ता है मुख्य रूप से? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत फेमस है सुंदरवन डेल्टा, और शायद पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का नहीं तो भारत का है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, विश्व का है या भारत का ही है। ठीक, चलिए। अच्छा, अब मैंने बताया था आपको, पिक्चर के माध्यम से मैं बताऊंगा ये जो झील है, ठीक है, जो विसर्प थे, तटबंध और चाप झील। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जब आप पिक्चर देख लेंगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब देखिए, अब ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर गई नदी, तो वो ऐसे बहती है। ठीक है, मोड़दार मोड़ों पे बह रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हैं आपके जो ये मोड़ है ना, ये यही इसी को कहते हैं आपका विसर्प। ठीक है, कभी कभी ना इन मोड़ों में से ना कुछ पार्ट कट जाता है। ठीक है, अपर दोनों निक्षेपण से ना, ये देखो इतना पार्ट ये कट गया है। ठीक है, यहीं से ये पार्ट कट गया है ना। ठीक है, तो यहाँ से जो पार्ट कट गया है, अलग से ही ये पूरा एक छोटी सी झील बन जाती है, तो उसको बोलते हैं चाप झील। क्या बोलते हैं? चाप झील। और यहाँ देखिए, ये है आपके तटबंध। ठीक है, ये क्या है? तटबंध। ठीक, चलिए आशा है चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, पिक्चर के माध्यम से भी। ठीक, चलिए बाकी एक्सप्लेन मैंने कर दिया अच्छे से। और कुछ रह गया इधर? नहीं, कुछ नहीं रह गया, सब ओके है। चलिए, अच्छा, मुख्य नदी और वितरिका यहाँ पर पढ़ना था। ये देखिए, हाँ ये देखिए, जब मुख्य नदी यहाँ मैदानी क्षेत्र से आ रही है तो देखो एक लाइन में आती है सीधी। ठीक है, लेकिन जैसे ही समुद्र में मिलने वाली होती है तो देखो कई भागों में बढ़ जाती है। ये देखो, ये इधर से बट गई, ये इधर से बट गई, ये इधर से बट गई, है ना। तो ये सब क्या है? ये है आपकी वितरिका। क्या है? ये वितरिका है सब। क्या है? वितरिका। ठीक है, और ये मुख्य नदी ये है, ये थी। ठीक, और यही बनाती है आपका डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा भी हमारा ऐसे ही बना है। ठीक है जी, चलिए आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। आगे चलेंगे। पहले फैक्ट पढ़ेंगे, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। समुद्री तरंग के कार्य। ठीक है, अभी हमने नदी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। जब किसी चीज़ से वो लगातार टकराएगा पानी, तो वहाँ पहले सुराख होगा। ठीक है, फिर बड़ा सुराख होगा। ठीक, फिर एक टाइम ऐसा आएगा पूरा एकदम गुफा टाइप बन जाएगा। ठीक है, यही होता है। अभी मैं पिक्चर के माध्यम से भी इसको आपको समझाऊंगा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। और जहाँ केवल सब कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ छत बच जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? तटीय मेहराब। ठीक है जी, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है।
है ना, अपरदन यानी तोड़ना, ठीक है। लगातार अपरदन हो रहा है, टकराया जा रहा है, उस छत से भी टकरा रहा है पानी, लगातार तेज़ धाराएं आके बार बार टकरा रही हैं, तो वो छत भी टूट जाएगी, ठीक। और जब केवल दीवारें बसती हैं तो दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक। ये समुद्र की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समुद्र की बात हो रही है। अभी पिक्चर के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें आपको, ठीक है। 1-2 लाइन और रह गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्टैक तक हो गया। स्टैक के बाद आइए इधर देखिए, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री भृगु या समुद्र भृगु। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो अवसाद होता है उसमें मिट्टी होगी, ठीक है, कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कुछ पौधे के अवशेष भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो पूरा अवसाद इकट्ठा कर देती है, ठीक है, तो उसी को ही समुद्री पुलिन कहते हैं, ठीक है। और ये किनारों पर बनते हैं, ठीक। अब ये जो चीज़ मैंने बताई इसको आप पिक्चर के माध्यम से समझिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था समुद्री गुफा, है ना। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, देखिए, अब ये बड़ी शैल है, ठीक है, बड़ा एकदम पत्थर है समुद्र में, बहुत बड़ा शैल है, ठीक। अब पानी लगातार टकरा रहा है, लहरें आ रही हैं, तो यहाँ पे देखिए सुराख हो गया, गुफा टाइप बन जाती है इधर, ठीक। अब ये लगातार फिर टकराता रहता है, तो ये जो छत है ना धीरे धीरे गायब होने लगती है, ठीक है। छत बच जाती है, मतलब कि छत रहती है, पूरी गायब नहीं होती है, ठीक है। काफ़ी गुफा एकदम चौड़ी हो जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है, तो इसको बोलेंगे हम तटीय मेहराब, ठीक है। और जब ये पूरा गायब हो जाएगा, छत भी गायब हो जाएगी, ठीक है, फिर दीवार जैसी आकृति बची रह जाएगी, ये आप देख सकते हैं इधर, इसको बोलेंगे स्टैक। क्या बोलेंगे? स्टैक। ये देखिए, ये है स्टैक आपका, ठीक है। आशा चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अब देख लेते हैं हिमनद के कार्य, ठीक है। हमने नदी के कर लिए, समुद्र के कर लिए, है ना। अब हिमनद कर लेते हैं। हिमनद क्या होती हैं? हिमनद होती हैं बर्फ़ की नदियाँ, ठीक है जी। चलिए, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलाशमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद अर्थात हिम की नदियाँ गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हिमनद हिमोड़ का, ठीक। ये छोटा सा फैक्ट था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे रखा है चित्र के माध्यम से, हिमनद बर्फ़ की नदी आपको दिखा रखी है, ठीक है। चलिए, अब पवन के कार्य देख लेते हैं, ठीक है। नदी हो गया, है ना, समुद्र हो गया, बर्फ़ की नदियाँ हो गई, पवन रह गया। पवन को भी देख लेते हैं भाई। नहीं, पवन बोलेगा हमें तो पढ़ा नहीं आपने। चलिए, पवन को देख लेते हैं। अब मेनली रेगिस्तान की बात हो रही है ना। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक के आकार के शैल, क्वेश्चन बनेगा छत्रक के आकार के शैल किस स्थान पर देखने को मिलते हैं? आपका उत्तर क्या होगा? रेगिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल, अगर क्वेश्चन आ जाए छत्रक शैल कहाँ देखने को मिलती है, तब भी आपका उत्तर रेगिस्तान ही होगा, ठीक है जी। चलिए, आगे चलेंगे। यहाँ छोड़ दीजिए, अब इधर बीच का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको बताऊँगा भी नहीं, ठीक। सीधा आगे चलेंगे, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको देखेंगे, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलें, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। थोड़ा विजुअल कम होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ बालू टिब्बा, ठीक है, बालू टिब्बा, क्योंकि प्रिंट थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? छोटी पहाड़ी। तो इसको क्या कहेंगे? बालू टिब्बा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जब बालू के जो कण हैं वो महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है ना, एक स्थान से उठा करके दूर तक ले जा सकती है। और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में निक्षेपित होकर के फैल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस,
है ना। और चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, किस देश में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं? चीन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, टू द पॉइंट। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, पान के कार्य भी अच्छे से हमने कर लिए हैं। अब हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो आपका जहाँ जीके जीएस पूछा जा रहा है ना, कई बार क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि एग्जामिनर के पास क्या पता भाई हमारे जैसे बिजी हो या आपके जैसे वो भी बिजी हो, है ना, और सीधा क्या करे वो बुक से क्वेश्चन उठा दे बैक साइड से, है ना, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। क्योंकि ये एनसीईआरटी आधारित है तो इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, बेवकूफ़ी होगा ये स्किप करना कि पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया और क्वेश्चंस नहीं किए, है ना, खासकर ऑप्शन वाले। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और टू द पॉइंट हमें करते चलना है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है ना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। जिनका एग्ज़ाम 1 नंबर से रह जाता है उनसे पूछिए, जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से रह जाता है उनसे पूछिए। ठीक है, तो एक एक नंबर की तैयारी करनी है, टू द पॉइंट। आगे चलेंगे, चलिए सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है हमें। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन से आपके शैल, किनारा, समुद्री गुफा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका उत्तर जहाँ तक मुझे मिला है वो किनारा है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग शैल बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, क्योंकि समुद्री तरंग किनारे का निर्माण है ना, थोड़ा सा मैच हो रहा है, मिसमैच, तो एक बार देख लीजिएगा इसको और मुझे भी कंफर्म कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर किनारा है ना। चलिए अगला है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? पहला है बाढ़कृत मैदान, दूसरा है पुलिन और तीसरा है हिमोड़। हिमनद अर्थात हिम की नदियाँ मैंने कराया था, और हिम की नदियों में हिमोड़ ही एक ही शब्द मिला था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था और मैंने कहा था यही याद रखना है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। ठीक है, हिमोड़ बनाते हैं वो। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है पूछा है। आकस्मिक गतियाँ हमने स्टार्टिंग में पढ़ी ना। पहला ऑप्शन है आपका ज्वालामुखी, दूसरा है वलन, तीसरा है बाढ़कृत मैदान। जी हाँ, बिल्कुल सही, ज्वालामुखी। ठीक है, आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, छत्रक शैलें पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? देखिए अभी मैं पीछे बता भी रहा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है और ये बन भी गया है। ठीक है, सीधा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है रेगिस्तान, नदी घाटी, हिमनद। जी हाँ, बिल्कुल सही, रेगिस्तान में। ठीक है, छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। नेक्स्ट, चाप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती हैं? हिमनद पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नदी घाटी और तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, नदी घाटी। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका नदी घाटी। और मैंने बताया था चाप झील कैसे बनती है, अगर आप अभी स्किप करके वीडियो देख रहे हैं तो पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, है ना। चलिए अगला है, देखिए आपका मिलान करना है। कई बार देखिए मिलान भी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मिलान के भी, है ना, और मिलान के क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी स्किप नहीं करना है हमें। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को हमें करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला देखिए, इधर दो स्तंभ हैं। ठीक है, पहले स्तंभ में आपके 6 बिंदु दे रखे हैं और दूसरे स्तंभ में आपके 8 बिंदु हैं, मतलब कि 2 बिंदु आंसर नहीं है ना। चलिए पहले 6 बिंदु हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड बाएं हाथ पर। पहला है आपका हिमनद, दूसरा है विसर्प, तीसरा है पुलिन, चौथा है बालू टिब्बा, पांचवा है जलप्रपात और आपका छठा है भूकंप। ठीक है, और अब दाएं साइड का बोल रहा हूँ, राइट साइड का। पहला है समुद्री तट, दूसरा है छत्रक शैल, तीसरा है बर्फ़ की नदी, चौथा है नदियाँ, पांचवा है पृथ्वी का कंपन, छठा है समुद्र भृगु और सातवां है कठोर संस्तर शैल, आठवां है रेगिस्तान। ठीक है, अब मिलान करना है और 2 बिंदु राइट साइड में से हटाने भी हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे दिख तो रहा है, आप बोल क्यों रहे हैं सर? देखिए बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग जो आपको दिख रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ना दिखे। ठीक है, मैं बस ये कहूँगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दिख रहा है और मैं देख सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे विशेष छात्र भी हैं जो नहीं देख सकते, कैपेबल नहीं हैं, वो सुनकर ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, सभी को साथ लेकर के चलना, है ना, समावेशित रूप से सभी को सिखाने और सीखने का, खुद भी प्रयास करना और दूसरों को सिखाने का भी प्रयास करना। सभी सीख रहे हैं, गलतियाँ भी होंगी, कोई बात नहीं, दोबारा सीखेंगे, उठेंगे, है ना।
गिरना उठना तो पूरी लाइफ का है, लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल वापस से अपने क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहला हिमनद था आपका, और मैं हिमनद कई बार बता चुका हूँ, ये है बर्फ़ की नदी। तो हिमनद किससे मिलेगा? बर्फ़ की नदी के साथ, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए क्या कर लिया जाए, ब्लू कर लिया जाए, ठीक है। हिमनद मिल जाएगा आपका बर्फ़ की नदी से, ठीक। दूसरा है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, दूसरा है आपका विसर्प, ठीक है। विसर्प कहाँ कहाँ बनते थे विसर्प? जी हाँ, नदियों के विसर्प बनते थे, है ना। विसर्प क्या होता था? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है नदियाँ, मोड़दार घुमावदार बना रही हैं, है ना, वही थी विसर्प, ठीक है। पुलिन, पुलिन होता है समुद्री तट, ठीक है। बालू टिब्बा कहाँ देखा जाता है? बिल्कुल सही, रेगिस्तान में, ठीक है। और जलप्रपात, कठोर संस्तर शैल, जो पानी गिरता है कठोर संस्तर शैल पर और काटता हुआ, ठीक है, जलप्रपात बनाता है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब आखिरी रह गया आपका भूकंप। भूकंप से क्या होता है? बिल्कुल सही, पृथ्वी का कंपन, ठीक है। तो ये इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। बाकी आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आमंत्रित है सदैव आपके सुझाव, ठीक। ये हमारा चैप्टर था, ये कंप्लीट कर लिया हमने आज, चैप्टर 3 कक्षा 7 का भूगोल, हमारी पृथ्वी, ठीक है जी। और बाकी MCQ सीरीज़ के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं और चैनल के साथ बने रहिए। आगे आने वाले समय में आपको क्लास 7 के भी MCQ सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट जब सभी हो जाएंगे, हिस्ट्री के भी और ज्योग्राफी के भी, तो हिस्ट्री का भी मिलेगा अलग से, आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको आने वाले समय में, और ज्योग्राफी का भी, ठीक है जी। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।